डियर स्टूडेंट, चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ नए तरीके से। पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये मेरी बंदगी। पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये मेरी बंदगी। जुनू मेरा तुम्हें पढ़ाना, टॉप कराना, रैंक बनाना, ये मेरी जिंदगी। ओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, करते रहो इसे शेयर। ओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, करते रहो इसे शेयर। पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसी एनर्जी के साथ हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने अंतिम लाइनों में आपके लिए सुनाया अभी कि ओ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के लिंक को जो है उसे शेयर भी जरूर करते चलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और बहुत ही सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे कुछ प्रिय विद्यार्थी जो अभी नए नए जुड़े हुए हैं, राम लखन बांदा से वसीम अकरम कुशीनगर से। वसीम अकरम देखिए, जिस दिन जुड़े ये लोग, बच्चा जुड़ा उसी दिन कम से कम 20 बच्चों को इन्होंने अपने साथ जुड़ा हुआ है। तो ये उस हकदार बन गए हैं कि इनका नाम जरूर लिया जाए आज के सेशन में। तो वसीम अकरम कुशीनगर से हैं और राम लखन बांदा से जो हैं, ये भी निरंतर रूप से चैनल के लिए अपना कार्य करते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे और भी प्रिय विद्यार्थी जो पुराने हैं वो लोग तो लगे हुए ही हैं, और जो नए बच्चे हैं वो भी निरंतर रूप से लगे हुए हैं। लेकिन और मैंने देखिए एक पार्टिकुलर अपना एक अलग से वीडियो बना रखा था उन प्यारे बच्चों के लिए, उन सभी लोगों का मैंने लिस्ट भी लिया हुआ था। अब धीरे धीरे सेशन हम लोग का बड़ा बनता जा रहा है और बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या हम लोग की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को। तो पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या शामिल किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ष 1945 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है। 1945 नहीं रहेगा, 1947 रहेगा। तो आप जानते हैं कि भारत का विभाजन जो किया गया था वो 3 जून 1945 को लाया गया था, माउंट बेटन योजना। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन के आधार पर ये किया गया था, माउंट बेटन योजना जिसका नाम था। और ये 1945 नहीं रहेगा, इसको सुधार कर लीजिए, 1947 कर लीजिए। देखिए उत्तर आपका सही लिखा हुआ है। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे द्विराष्ट्र का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की हुई थी। तो देखिए बाद में यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जो अंग्रेज लोग थे या ब्रिटेन जिसके इंग्लैंड के लोग गुलाम थे, तो अंग्रेजों का यह फूट डालो नीति की राजनीति करना वो चाहते थे, और उन्होंने वैसा उसमें उनको कामयाबी मिल गई और द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो यह पास करा के वो लोग अंत में देखिए ये बीज बोकर चले गए, जो अब तक भी लड़ाई झगड़े के कारण बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, 1945 क्या रहेगा आपका प्रश्न में, 1947 रहेगा। तो भारत का विभाजन और स्वतंत्रता जो था ये किया गया था ना, 15 अगस्त 1947 हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दूसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है स्टूडेंट, विलय के प्रश्न पर कांग्रेस ने क्या रुख अपनाया था? देखिए इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया हुआ था इस विलय को लेकर, जो अलगाववादी की बात हुई थी कि नहीं हम द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो आया था। विलय के प्रश्न पर देखिए कांग्रेस शासित अंतरिम सरकार ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया हुआ था। ठीक है डियर, लेकिन चूंकि इतना घटना या कहानी आगे बढ़ चुकी थी कि बंटवारा तो होना तय हो ही गया था पूरा का पूरा। ये दूसरा आपका प्रश्न देखिए, और ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। लेकिन तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर को नोट कर लीजिए, 950 690 245 7। यह नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए हम लोग का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। देखिए बात होती है महात्मा गांधी के हत्यारे के बारे में, तो एक हिंदू अतिवादी नेता जिसका नाम क्या था, नाथूराम विनायक गोडसे था। इन्होंने ही महात्मा गांधी जी का हत्या किया हुआ था। इसने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए इटालियन पिस्टल से इनका जो कत्ल किया गया था महात्मा गांधी जी का, और उसमें 3 से 4 गोलियां मारी गई थी। और जब उनको लगा था गोली तो उनके मुख से जो अंतिम वर्ड निकला हुआ था, हे राम निकला हुआ था। देखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और उसके साथ ही साथ ये प्रश्न जो है किसने हत्या की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी नाथूराम गोडसे जो ये थे, कौन, ये बात किया जाता है आरएसएस की बात आप सुने हैं, हिंदू अतिवादी जिसकी बात होती है आरएसएस। तो आरएसएस के प्रमुख में जो थे उस समय नाथूराम विनायक गोडसे थे।
तो उन्होंने ही इनकी हत्या की हुई थी। और उसके साथ ही साथ देखिए आरएसएस पर बैन भी लगा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। और जब जिस दिन गोली लगी हुई थी 30 जनवरी को, उस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन पुनः 4 से 5 दिनों के बाद यानी 4 फरवरी से जो था पुनः आरएसएस का बैन यह हटा दिया गया और फिर से उसे प्रारंभ किया गया। सरदार पटेल जी को फिर इसमें भूमिका के रूप में आगे लाया गया आरएसएस के लिए। तो और यहाँ पर देखिए नाथूराम विनायक गोडसे को फांसी भी दी गई थी इसके मतलब कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई तो फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं। इस फैक्ट्स में देखिए कि कई तो आपके बहुविकल्पी अति लघु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए प्रश्न जो है ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विभाजन के 3 उत्तरदायी कारक कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत का होना, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो लाया गया यह विभाजन के उत्तरदायी कारणों में एक है। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसमें कारण रहा है राजनीतिक बदलाव को प्रमुखता देना। और तीसरी जो महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक थी सांप्रदायिक दंगे जो थे वो भी कहीं ना कहीं से भारत के विभाजन के उत्तरदायी कारणों में एक थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपके कारण हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस की बात होती है और मुस्लिम लीग की बात होती है, उन दोनों में आपसी मतभेद भी था, विचारों का मतभेद हो गया, धार्मिक मतभेद हो गया, तो कई प्रकार के विचारधाराएं बदल गई वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर देखिए ये प्रमुख कारण निकल कर आए भारत के विभाजन के। तो चौथा प्रश्न जो है इसका देखिए 3 आपके महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारणों को यहाँ से देख लेंगे तो वह उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न को। 5वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के जो रिपोर्ट बनाई गई थी 1963 वाली, तो उसके आधार पर देखिए वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखिए संसद में पारित हुआ था। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित हुआ था 1956 में। और ये जो आयोग बनाया गया था 1956 अधिनियम के आधार पर क्या किया गया, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे। अब तक देखा जाए तो देखिए अब इस समय वर्तमान में जो 28 राज्य आपके और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो था 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। तो ये आपका 5वां प्रश्न है। और राज्य पुनर्गठन आयोग एक बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है और नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ यह प्रश्न है। डियर फ्रेंड्स अब तो लगा दीजिए अपना पूरा जोर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी अब आ रहा है आपकी ओर। याद रखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन भी आपकी ओर आ गया है, इसलिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का तो डेट भी मिल गया आप लोगों को। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, चक्कर लग जाइए। तो बढ़ते हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 6वें प्रश्न की ओर। 6वां देखें हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में खाद्य संकट कब उत्पन्न हुआ तथा इसके कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? देखिए 1960 की बात हो रही है। 1948 में तो जान रहे कि हम लोग का देश जो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो जनसंख्या थी ही थी और पाकिस्तान से भी जो आए हुए शरणार्थी थे, तो यहाँ पर जनसंख्या अचानक बढ़ गई और उसके अनुरूप खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पाया, फसल भी हम लोग की बहुत बर्बाद हो गई। तो 1960 के दशक में भारत में बहुत ही बड़ी भुखमरी एक आई हुई थी, खाद्य संकट का बहुत ज़्यादा उस समय घोर संकट आ गया था। तो अगर देखा जाए तो भारत के जो प्रमुख क्षेत्र थे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले, तो खाद्यान्न संकट से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो था, उड़ीसा जिसे आज उड़ीसा हम लोग कहते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, वह बिहार जो है वो अधिक प्रभावित हुए थे। यानी मुख्य रूप से देखा जाए पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार के जो अधिकांश मैक्सिमम भाग थे वो सभी के सभी जो थे खाद्य संकट की जो समस्या थी उससे वह जूझ रहे थे। यह आपका 6वां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा हुआ यह प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जानते ही हैं सीधा सीधा प्रश्न है और कई बार आपने इसको पढ़ भी लिया है। श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन एवं दूध बनने वाले पदार्थ जो है, दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे हो गए मक्खन की बात हो गई, दही की बात हो गई, पनीर की बात हो गई, आदि के उत्पादन में तीव्र गति से हुई वृद्धि से संबंधित था। यानी श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप ही दूध तथा दूध से उत्पादित होने वाले जो पदार्थ थे, जैसे मक्खन की बात हो गई, दही वगैरह हो गए, पनीर हो गया, तो इनके उत्पादन में जो था वो सहयोग दिया गया। किसके तहत? इस श्वेत क्रांति के आधार पर ही ये क्रांतियाँ आई, जब आई तभी यहाँ पर देखा गया तो इन चीज़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। 7वां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है, हरित क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति ये नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं? पंचवर्षीय योजनाओं से अगर बात किया है, देखिए अभिप्राय उन अभियोजनाओं से है जिसके अंतर्गत सरकार आर्थिक विकास के संदर्भ में आने वाले 5 वर्षों के लिए आय व्यय की योजना बनाती है।
देखिए योजनाएं बनाती थी कि 5 वर्ष हम लोग कृषि को प्रामुख्यता देंगे महत्वपूर्ण रूप से, 5 वर्ष हम लोग अगला जो होगा वो उद्योग के लिए देंगे, 5 वर्ष हम लोग अगला जो देंगे वो कृषि के लिए देंगे। मतलब काम तो सब पर किया जाएगा, लेकिन विशेष रूप से किसी एक काम को प्राथमिकता दी जाती थी। तो उसके लिए आय व्यय की योजना बनाई जाती थी, और ये आय व्यय की योजना बनाने का जो कार्य होता था वो योजना आयोग करती थी। इसे ही मुख्य रूप से देखिए पंचवर्षीय योजना के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी किसी विशेष कार्य के लिए जो 5 वर्ष के लिए बनाई गई योजना पंचवर्षीय योजना नाम से स्पष्ट होता है। अब देखिए योजना जो पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग जो बना दी थी, अब उसी की जगह पर यानी योजना आयोग का भी जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब योजना आयोग की जगह पर प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो माननीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके जगह पर फिर देखिए उन्होंने योजना आयोग को हटाकर वहाँ पर नीति आयोग को ला दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये 2014 में इस चीज़ को धीरे धीरे सुधार के रूप में बाद में क्या आ गया कि नहीं, योजना आयोग की जगह पर हम लोग इस आयोग के लिए बात करेंगे जिसका नाम नीति आयोग रखा गया। डिस्कशन ये इंपॉर्टेंट है। और 8वें प्रश्न देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये योजनाएं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई है प्रश्न है। ये सभी जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं पंचवर्षीय योजनाओं को, प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से क्या लाभ हुआ, किसको कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख आधार सिद्धांत क्या थे, यानी प्रमुख जो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाए गए थे भारतीय विदेश नीति के वो कौन कौन से हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं निम्न प्रकार हैं। जैसे देखिए भारतीय विदेश नीति के बारे में अगर बात किया, देखिए भारत की जो विदेश नीति है वो मुख्य रूप से गुटनिरपेक्षता पर कार्य करती है, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहती है कि निःशस्त्रीकरण मतलब कि अस्त्रों शस्त्रों का कम प्रयोग हो, साम्राज्यवाद का विरोध, वो साम्राज्यवाद का क्या करती है, विरोध करती है, वैश्विक शांति के लिए भी प्रयास करती रहती है भारतीय विदेश नीति जो होती है। तो ये देखिए मुख्य रूप से जो कौन कौन हो गए, गुटनिरपेक्षता की बात हो गई, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की बात हो गई, साम्राज्यवाद के विरोध की बात हो गई, वैश्विक शांति के लिए प्रयास करने की बात हो गई। तो ये सभी के सभी जो है प्रमुख आधार सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना यदि आप लिखते हैं तो अति लघु उत्तरी के लिए इतना आपका पर्याप्त रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ देखिए ये जो प्रश्न है बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व बैंक देखिए इसमें मध्यस्थता किया हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल विवाद हुआ था, सुलझाया गया था वर्ष 1960 में। देखिए सन बहुत इंपॉर्टेंट, 1960 में किया गया था। और कौन प्रमुख नेता थे, तो देखिए भारत से जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो 1960 में जो ये समझौता हुआ था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के मध्य हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी यानी पाकिस्तान से जो प्रमुख था, प्रमुख रूप से किसको शामिल किया गया था, जनरल अयूब खान को किया गया था। तो इन दोनों नेताओं के मध्य जो था इस सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए सिंधु नदी जल संधि को हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी भी के नाम ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। और ये याद रखिएगा कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह काम किया गया था। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक चीज़ को कि जो प्रश्न और उत्तर को एक ही कलर में कर दिया गया, तो डियर स्टूडेंट्स को तो आप समझ जाएंगे। अब ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी फीस ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो का लिंक जो है शेयर जरूर करना है। इसके अलावा मैंने कोई भी इस चैनल पर चार्ज आप लोगों के लिए नहीं रखा है। बस आपको छोटा सा एक काम करना है, इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर करना है हर उस गाँव तक, यूपी के हर उस विद्यालयों तक, हर उस कोने मतलब हर जगहों पर तक। वे बच्चे जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं तो लेकिन पढ़ना चाहते हैं मगर उनकी जो कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाते, तो उन तक बच्चों का लिंक जरूर जाए। गांव की बात हो गई, आउटर साइड की बात हो गई, वे बालिकाएं जो रेगुलर कोचिंग ट्यूशन के लिए नहीं जा पाती हैं या बहुत ज़्यादा आउटर है, बहुत दूर है उनके यहाँ से, तो उन लोगों के पास तक अगर ये वीडियो का लिंक पहुँचता है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। और ये सार्थक तभी सिद्ध होगा जब आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर सहयोग करेंगे। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ज़रूर मेरा सपोर्ट करना होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और जाते जाते मैं एक शेर आप लोगों के लिए सुनाना चाहता हूँ। डीजे सर चैनल सा शेर दिल देखा नहीं जमाने में, डीजे सर चैनल सा शेर दिल देखा नहीं जमाने में, वह होता है बहुत खुश बच्चों को अपने पढ़ाने में। डीजे सा शेर दिल देखा नहीं जमाने में, वह होता है बहुत खुश बच्चों को अपने पढ़ाने में। हजारों लाखों प्रश्नों से अकेला जंग करता है, जो उसके सामने आता है तत्काल सॉल्व होता है। इसी उद्देश्य के साथ डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक ऐसी श्रृंखला बनाएंगे यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कि
अदर लोग जो हो गए वो इस चीज़ को सोचेंगे कि वास्तव में हम लोगों ने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, और वो भी फ्री एजुकेशन के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, बस आप लोगों को मेरे हेल्प के रूप में बस इतना काम करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करना है, और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। रोज कम से कम 1 से 2 घंटे इस चैनल से भी आप स्टडी जरूर करिए। उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। मैं मार्गदर्शक के रूप में बस आपके लिए कार्य करूंगा, और थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा। आप देखिएगा अपने इस बोर्ड एग्जामिनेशन को कितने इजीली तरीके से, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को कितने हंसी मजाक में आप क्रॉस कर जाएंगे, इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।